हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत का क्षेत्र क्या है तो उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन अभी तक जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट पर भी हमने डिस्कस किया है और उसमें हमने बात की थी पॉलिटिकल थ्योरी पर, उसके इंट्रोडक्शन पर हमने बात की, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। और इसमें हमने देखा मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पर भी हमने डिस्कस किया। और इसमें हमने फिर इसके साथ में व्हाट इज़ पॉलिटिकल, इट मीन्स राजनीतिक क्या है, और थ्योरी क्या है, इट मीन्स व्हाट इज़ थ्योरी, और ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। लेकिन अब उसके बाद हम सेकंड जो पार्ट है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इट मीन्स जब हम बात करते हैं आखिर स्कोप को लेकर हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत का विषय क्षेत्र, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल से। लेकिन सबसे पहले हम देखें, इसकी एक समरी भी हमने रेडी की है। समरी में हम देखते हैं आखिर समरी में क्या कुछ है। अगर हम देखें आखिर पॉलिटिकल थ्योरी की जब हम बात करते हैं इसका कोई विस्तार क्षेत्र कितना बड़ा है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं बहुत ही कम्प्रिहेंसिव है, विस्तार बहुत ही विस्तृत है। लेकिन हमें भी देख सकते हैं आखिर इतना विस्तृत है तो उसके पीछे क्या वजह है, तो हमें भी देख सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी, हम कह सकते हैं स्टडी टू ऑफ स्टेट की हम बात करें, राज्य का अध्ययन, शासन का अध्ययन और सार्वभौम मूल्य, इट मीन्स यूनिवर्सल वैल्यूज़ की हम बात करते हैं। बहुलवादी समाज का भी अध्ययन करते हैं हम, डेमोक्रेसी की हम बात कर सकते हैं इसमें, और ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार, और पॉलिटिकल पावर की हम बात करें, फेमिनिज्म, ठीक है ना, एक सबाल्टर्न की हम बात कर सकते हैं, सबाल्टर्न क्लास। और इसमें हम बात करें डेवलपमेंट को लेकर या फिर नेशनल बिल्डिंग और इन्वायरमेंट, इन सभी पर हम डिस्कस कर पाते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं, अब हम डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये भी देखते हैं आखिर इसका जो एक विस्तार है वो इतना बड़ा, एक कम्प्रिहेंसिव कैसे है। पॉलिटिकल थ्योरी का स्कोप को लेकर जब हम देखते हैं इतना विस्तार कैसे हो जाता है। डेफिनेटली हम बात कर सकते हैं, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हम पॉलिटिक्स की, राजनीति की भी हम बात करें तो राजनीति में जब हम देखते हैं, राजनीति में जैसे हमने स्टार्टिंग ही की है पॉलिटिकल थ्योरी का, अगर हम देखते हैं दोनों में एक संबंध की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं तो राजनीति पर भी हम बात करते ही हैं। लेकिन अब ज़रूरी है कि आखिर हम ये भी देख सकते हैं स्टडी ऑफ वेरियस आस्पेक्ट को लेकर हम बात कर सकते हैं, इट मीन्स डिफरेंट आस्पेक्ट को लेकर हम बात करते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम ये भी देखें, जब हम इन सब पर तो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम ये भी देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर हम बात करते हैं तो एक ह्यूमन लाइफ, एक मानव जीवन की अगर हम बात करते हैं, या ह्यूमन की बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी क्यों की जाती है हम ये भी देखते हैं। सोसाइटी में हम रहते हैं या किसी भी स्टेट में हम रहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट में रहते हुए बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी होती है, बहुत सारी राजनीतिक क्रियाएं हम करते हैं। और हमें भी देखते हैं जो पब्लिक लाइफ की हम बात करते हैं, जो हमारा सार्वजनिक जीवन जो होता है, ठीक है ना, तो उसमें हम देख सकते हैं, ठीक है ना, पब्लिक लाइफ की जब हम बात करते हैं सार्वजनिक में बहुत सारी एक्टिविटी हम कर पाते हैं। लेकिन हमें भी देख सकते हैं, फिर उसमें एक पॉइंट पर हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल अरेंजमेंट की हम बात करें। आखिर पॉलिटिकल अरेंजमेंट को लेकर हम देखें, ठीक है ना, पॉलिटिकल अरेंजमेंट किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होता है, किसी पार्टिकुलर सोसाइटी के लिए नहीं किया जाता है। हमें भी देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं उसमें हम कह सकते हैं एंटायर कम्युनिटी, इट मीन्स कंप्लीट सोसाइटी के लिए ही, या हम कहें कंप्लीट स्टेट के लिए ही, ठीक है ना, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट की व्यवस्था की जाती है। लेकिन अब ज़रूरी है आखिर ये सारा कुछ तो किया जा रहा है, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं अथॉरिटी पर हम बात करें, सत्ता को लेकर जब हम बात करते हैं, अब सत्ता की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं अथॉरिटी क्या करती है, सत्ता क्या करती है। सत्ता बहुत सारे रूल रेगुलेशन की हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, डिसीजन भी लिए जाते हैं, राइट्स को लेकर भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन क्यों बनाए जाते हैं, किसके लिए, पब्लिक लाइफ के लिए, इट मीन्स हम देख सकते हैं आम जनता के लिए, ठीक है ना। और उसमें भी देख सकते हैं फिर बहुत सारे डिसीजन ले जाते हैं, किस तरह के डिसीजन लेने हैं, कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे डिसीजन रहेंगे तो वो उससे पब्लिक का डेवलपमेंट होगा, किस सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा लाभदायक क्या होगा। और राइट्स को लेकर हम देखते हैं राइट्स कितने टाइप्स के राइट्स होंगे और कौन कौन से राइट्स हम देख सकते हैं इमरजेंसी में भी उसको मिलेंगे, या फिर हम ये भी डिसाइड करते हैं कि एक नॉर्मल जो कंडीशन होगी, ठीक है ना, जनरल सिचुएशन में हम कहेंगे कौन से अधिकार उसको मिलते रहेंगे हमेशा, उनके ड्यूटीज़ कौन से होंगे। इट मीन्स हम देखते हैं सभी के जितने भी हम अगर स्टेट की बात करते हैं, डिफरेंट स्टेट को अगर हम देखते हैं तो उसमें अलग अलग राइट्स भी होते हैं
और राइट्स को साथ साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं तो उसमें स्पेशली हम देखते भी हैं, रिटन फॉर्म में भी हमारे बहुत सारे राइट्स मेंशन किए होते हैं, और ड्यूटीज़ पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये सभी कौन डिसाइड करेगा कि तुम्हारे राइट्स ये होंगे, तुम्हारी ड्यूटीज़ ये होंगी, तुम्हारे ऑब्लिगेशन, तुम्हारे दायित्व ये होंगे, सभी का जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? हम कहेंगे अथॉरिटी, सत्ता, ठीक है ना। इट मीन्स हम ये भी कहेंगे कि सारे जो भी इस तरह का एक सिस्टम बना होता है तो उसमें रूल रेगुलेशन कौन बनाती है? अथॉरिटी बनाती है, सत्ता बनाती है। डिसीजन कोई भी लेना है, ठीक है ना, वो भी कौन लेती है? अथॉरिटी लेती है। राइट्स को डिसाइड करना है, कौन से राइट्स रहेंगे, कौन से ड्यूटीज रहेंगे, कौन से एप्लीकेशन रहेंगे, ठीक है ना, वो सभी हम देख पाते हैं। अब लेकिन अब ज़रूरी है, वो तो हम सब देख ही पा रहे हैं, लेकिन इन सभी से ही जुड़ा हुआ, जैसे हम देखते हैं स्टार्टिंग पॉलिटिक्स से हमने की, और डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर भी हम बात करते हैं, और इसमें हम पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इट मीन्स ह्यूमन पॉलिटिकल एक्टिविटी की जैसे हम बात करते हैं कि अरिस्टोटल की भी हम बात करें, अरिस्टो ने भी कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अगर हम देखें, वैसे तो ये भी बोला गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन अरिस्टोटल की अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि ह्यूमन, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ये जो बीइंग ए पॉलिटिक्स, ठीक है ना, तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक मनुष्य भी है। तो चलिए ठीक है, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है इसलिए उसको राजनीतिक प्राणी बोला गया है, और विदाउट पॉलिटिकल एक्टिविटी के बिना तो हम नहीं रह सकते। बहुत सारी एक्टिविटी सोसाइटी में हम करते हैं, स्टेट में करते हैं, लेकिन उन सभी को बेस बना करके कुछ हमने पॉइंट्स रेडी किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, काफ़ी हेल्प होगी। किसके लिए? इसको पॉलिटिकल थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में, समझने में। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं स्टडी ऑफ स्टेट। जब बात करते हैं स्टडी ऑफ स्टेट, इट मीन्स राज्य का अध्ययन की हम बात करें, आखिर क्या कुछ हम स्टडी कर पाते हैं। इट मीन्स हम कहें राज्य की उत्पत्ति, ठीक है ना, या हम कहें इमर्ज ऑफ स्टेट, कैसे राज्य बने हैं, ठीक है ना, किस बेस पर बने हैं, कोई थ्योरी को अप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता है, वो सभी कुछ हम, ठीक है ना, इस माध्यम से हम जान सकते हैं स्कोप के बारे में। जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी, तो हम बात कर सकते हैं स्टेट को लेकर। जब हम बात करते हैं कि राज्य का अध्ययन होता है, तो हम राज्य के बारे में, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जानते हैं कि आखिर राज्य को किस अवस्था में बनाया गया है, क्या कुछ वजह रही होंगी, ठीक है ना, कैसे उत्पन्न हुए हैं राज्य। उसके बाद उसका नेचर, स्टेट का नेचर कैसा है, जैसे हम देख सकते हैं डिफरेंट स्टेट के अपने अपने अलग अलग नेचर होते हैं। लेकिन हम भी देख सकते हैं फिर हिस्टोरिकल रिलेवेंस की हम बात कर सकते हैं, ऐतिहासिक प्रासंगिकता, ठीक है ना, और इसमें हम भी देख सकते हैं आवश्यकता की हम बात कर सकते हैं, या नीड ऑफ रिफॉर्म्स की हम बात करें, सुधार की आवश्यकता भी हमेशा रहती है स्टेट में। ऐसा नहीं कि एक टाइम पर स्टेट जो भी कुछ एस्टैब्लिश किया जाता है और उसके बाद उसमें कोई रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है। हमेशा स्टेट की जो एक नेचर है वो उसमें बदलाव होते रहते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स शासन का अध्ययन। जनरली हम ये भी देखते हैं कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, स्पेशली जब हम डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो उसमें हम इजीली सभी जानते हैं उसकी 3 ऑर्गन्स की हम बात कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट की अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो उसमें हम देखें लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, कानून को बनाना, या हम कहीं लॉ मेकिंग, कानून को बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून को क्रियान्वित करना। और जुडिशरी की जब हम बात करते हैं, जब भी कुछ इस तरह के डिसीजन ले जाते हैं, किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, या कुछ जब हम एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो भी इम्प्लीमेंट किया जाता है कानून, ऐसी कंडीशन में जब भी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, ठीक है ना, यह लगता है कि कानून सही नहीं है, तो जुडिशरी अपना जजमेंट देती है, न्यायपालिका अपना सही से निर्णय देती है, और पब्लिक के फेवर में इस तरह के जजमेंट आते हैं। चलिए, उसके बाद गवर्नमेंट के साथ साथ में हम बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट के 3 एलिमेंट्स पर तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन अब हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं सार्वभौमिक मूल्यों का अध्ययन। आखिर यूनिवर्सल वैल्यूज होते क्या हैं। जनरली हम देखते हैं, किसी भी स्टेट को हम देख लीजिए, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट डिफरेंट आइडियोलॉजी। इट मीन्स जब हम सार्वभौमिक मूल्य की बात करते हैं तो उसमें आइडियोलॉजी को लेकर हम देख सकते हैं आखिर आइडियोलॉजी होती क्या है। इट मीन्स किसी न किसी विचारधारा को कोई भी स्टेट फॉलो करता है, और आइडियोलॉजी के बेस पर ही किसी भी स्टेट की एक आइडेंटिटी की बात कर सकते हैं, उसकी पहचान होती है। लेकिन हम देख सकते हैं, वैसे तो जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो हम देख सकते हैं आइडियलिज्म, आदर्शवाद को लेकर बात करते हैं, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद की बात करते हैं, लिबरलिज्म, उदारवाद की बात करते हैं, अनार्किज्म, अराजकतावाद को लेकर भी इस तरह की विचारधारा पर बात की जाती है, यूटिलिटेरियनिज्म,
उपयोगितावाद, जैसे हम बात कर सकते हैं बेंथम, जेम्स मिल। सोशलिज्म, कार्ल मार्क्स की हम बात कर सकते हैं। मार्क्सिज्म की भी अपने एक आइडियोलॉजी है। गांधीज्म की हम बात कर सकते हैं। तो इन सभी के जब हम देखते हैं, अलग अलग तरह की विचारधाराएँ हमारे सामने हैं, लेकिन हमें भी देखते हैं कि यूनिवर्सल वैल्यूज़ को बनाने के लिए, ठीक है ना, किसी न किसी एक आइडियोलॉजी को तो, एक या दो आइडियोलॉजी को तो फॉलो करना ही होता है, और ज़्यादा को भी फॉलो किया जा सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं सभी जितनी भी आइडियोलॉजी पर हम बात करते हैं, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, कोई उद्देश्य भी नहीं है, कोई एम्स भी नहीं है, कोई गोल्स भी नहीं है। और ऐसी कंडीशन में हम कहें कि जो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल वैल्यूज़, हम उनका डिस्कशन करते रहें तो इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखें जितने भी तरह की हमने आइडियोलॉजी पर बात की है, चाहे फिर आइडियलिज्म या इंडिविजुअलिज्म या हम कहें लिबरलिज्म, अनार्किज्म, और इसमें यूटिलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, गांधीज्म, ठीक है ना, लेकिन उन सभी में क्या है, गोल्स को लेकर बात की जाती है। आखिर गोल्स किस तरह के, जैसे हम सेकंड यूनिट में स्टडी भी करते हैं, ठीक है ना, सेकंड यूनिट में हम देख सकते हैं गोल्स की अगर हम बात करें, आखिर पॉलिटिकल थ्योरी पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्कोप कर जब हम बात करते हैं कि आखिर स्कोप कितना बड़ा है, तो हम इक्वलिटी की बात कर सकते हैं, समानता को लेकर, और इसमें लिबर्टी, और इसमें जस्टिस एंड राइट्स, ठीक है ना। ये सारे लक्ष्य होते हैं एक स्टेट के। ऐसा नहीं है कि इन सभी में हम कहें कि ओनली दो ही मेन मोटिव होंगे या ओनली दो ही ऑब्जेक्टिव होंगे, नहीं। हम ये भी देख सकते हैं लिबर्टी सभी को चाहिए, स्टेट का एक बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसमें हम ये भी इक्वालिटी को लेकर सभी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, जस्टिस सभी के साथ में न्याय होना चाहिए, राइट्स सभी के पास अधिकार होने चाहिए। तो ये सब हम देखते हैं एक स्टेट के ऑब्जेक्टिव होते हैं, लक्ष्य होते हैं। लेकिन हम कहें कि विदाउट आइडियोलॉजी के बेस पर ये सभी कुछ हम कहीं कन्फर्म हो सकता है या इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, नहीं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनमें से किसी भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करें, और फॉलो करने के साथ साथ में फिर हम अपने लक्ष्य बनाएं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, तो वो सब कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं, थोड़ा सा और हम इसमें डिस्कस करें, जैसे हमने बात की अभी आइडियलिज्म पर हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे आदर्शवादी, हमारे आइडियलिस्टिक की हम बात करते हैं, कुछ आदर्शवादी जो किस तरह का सजेशन देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना हाइपोथेटिकल, हमारे माइंड में बहुत कुछ चलता है, लेकिन रियल में कितना कुछ हो पाता है, बहुत कुछ हम हाइपोथेटिक सोचते हैं, काल्पनिक चीज़ें बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन रियल में हम कितना कुछ कर पाते हैं और कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, वो सब हम देख सकते हैं। लेकिन आदर्शवादियों का मानना ये है, किस तरह के कुछ हाइपोथेटिक सजेशंस उन्होंने दिए हैं, सुझाव दिए हैं, लेकिन वो कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं वो डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ किस तरह की हैं। चलिए उसके बाद लिबरलिस्ट की हम बात करते हैं। आखिर जो उदारवादी हैं, ठीक है ना, वो बात करते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मार्क्सिस्ट। जब हम मार्क्सवादियों के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, और हम ये भी देखते हैं स्टेट लेस सोसाइटी की बात की जाती है। स्टेट लेस के साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी, कोई क्लास सिस्टम भी नहीं होना चाहिए और स्टेट भी नहीं होने चाहिए। लेकिन वो सारी कंडीशन डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मार्क्सवादी ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, स्टेट लेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, वो एकदम तो पॉसिबल नहीं होगा। इंस्टेंट तो कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे उसके लिए एफर्ट्स करना होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे हम बात कर सकते हैं बहुलवादी समाज का अध्ययन। उसमें हम देखेंगे आखिर जो एक प्लुरलिस्ट सोसाइटी की हम बात कर सकते हैं कि आखिर प्लुरलिस्ट आखिर है क्या सोसाइटी। उसमें हम देखिए जैसे हमारी बहुत सारी एक्टिविटी हम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी पार्टिकुलर एक ग्रुप से जुड़ जाएं और हमारी पूरी लाइफ उसी ग्रुप से जुड़ी रहेगी, उसके बाद हमें सेकंड ग्रुप की या सेकंड किसी कम्युनिटी की या किसी अदर इंस्टीट्यूशंस की हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। तो हमें भी देखते हैं कि आखिर हम कहीं किसी भी ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो मैन इज ए प्लुरलिस्ट, इट मीन्स मनुष्य बहुलवादी है। और उसके पीछे ये भी है, हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स की उससे आवश्यकता होती है, बहुत सारे ग्रुप से कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ से भी हमें कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, और इंस्टीट्यूशंस की भी हम बात कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं जो होती है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, पार्लियामेंट को लेकर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना, हायर स्टडीज़ से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और अदर की हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन होगा तो उसी के बेस पर हम काम कर पाएंगे, नहीं। डिफरेंट हमारी आवश्यकताएं होती है। जैसे हम आगे भी देख सकते हैं कि मनुष्य क्या है, हम बात कर सकते हैं प्लुरलिस्ट की बात की गई है, ह्यूमन इज ए या मैन इज ए प्लुरलिस्ट। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उसकी आवश्यकताएँ एक नहीं होती है, या हम कहीं ओनली मेरी 2 नीड्स हैं, ठीक है ना, कोई 2 ही पार्टिकुलर मेरी नीड्स हैं, नहीं, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएँ होती हैं।
और उसके लिए हम कहें कि फुलफ़िल करने के लिए जो भी हमारी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना होता है। कुछ स्मॉल ग्रुप्स की हम बात कर सकते हैं, कुछ बड़े हम कह सकते हैं बिग ग्रुप्स हम कहें, ठीक है ना। सभी तरह के ग्रुप्स की हमें आवश्यकता पड़ती है और तभी जा कर के हम कह सकते हैं कि हम सोसाइटी में सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सब कुछ हम देख पाते हैं। लेकिन उसके बाद हम बात करें प्रजातंत्र का अध्ययन, हम मानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी में इसके स्कोप को लेकर हम कहें कि डेमोक्रेसी का भी हम अध्ययन करते हैं, लोकतंत्र। और डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है, आप सभी ने सुनी है, अब्राहम लिंकन की एक डेफिनेशन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इट मीन्स अगर हम देखें डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है ना। तो ये सब हम देख पाते हैं। लेकिन हमें भी देखें आखिर डेमोक्रेसी में हम देखें कौन कौन से एलिमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमें देखते हैं डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब पॉलिटिकल पार्टीज़ पर हम बात करें, एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम पर हम बात करते हैं और एडल्ट फ्रेंचाइज की हम बात कर सकते हैं, वैसे मत अधिकार या राइट टू वोट की हम बात करें, और उसके साथ में पब्लिक ओपिनियन, जनमत। लेकिन हम ये समझें कि जब हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी में ही पॉलिटिकल पार्टी का रिलेवेंस की हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस होता है और बहुत ही एक मेजर रोल को प्ले की जाती है। और हमें भी देखते हैं जब डेमोक्रेसी को लेकर बात करते हैं तो उसमें दो तरह का हम सिस्टम देख पाते हैं, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन सिस्टम, ठीक है ना। तो इस तरह का एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसमें जब भी गवर्नमेंट बनती है तो उसमें हम देखते हैं हमारे सामने रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन होता है। तो वो सब एक बैलेंस करने का काम किया जाता है, अपोजिशन का होना भी ज़रूरी है और रूलिंग पार्टी का भी होना ज़रूरी है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि फिर उसके बाद आखिर ये जो सारा एक सिस्टम होता है तो उसमें हम देखते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की हम बात कर सकते हैं, एक प्रतिनिधि व्यवस्था। इसमें हम ये भी देखते हैं जो भी वोटर्स होते हैं वो अपनी पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे उनके पास राइट टू वोट की हम बात करते हैं उनके पास, तो उसमें हम भी देख सकते हैं अपनी पावर को ट्रांसफ़र किया जाता है, किसको, अपने प्रतिनिधि को। जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव जो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, अपने प्रतिनिधि होते हैं, उनको हम अपनी पावर का ट्रांसफ़र करते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि तब जाकर के एक सिस्टम में, ठीक है ना, वो सारा कुछ एक बैलेंस हो पाता है। लेकिन हमें देखिए पब्लिक ओपिनियन आखिर जनमत होता क्या है उसको भी हम समझें। वैसे इस पर हमारा एक अलग से सेपरेट वीडियो है, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, कैसे कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक ओपिनियन, किसको हम पब्लिक ओपिनियन मानते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें हम देखते हैं, जैसे फैमिली की हम बात कर सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टी, मीडिया, ठीक है ना, या हम कहें असेंबलीज की हम बात कर सकते हैं, रिलीजन की हम बात करते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर सकते हैं। उन सभी का एक कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं जनमत का अगर सिंपली हम बात करें आखिर इसका एक मीनिंग क्या होगा। जनमत का मतलब होता है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारा नज़रिया, ठीक है ना। और किस तरह से एक पब्लिक ओपिनियन हम देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें प्रॉपर उसका जो एक रेशियो परसेंटेज है वो अप डाउन होता रहता है और तब जाकर के एक जनमत बन पाता है। किसी भी अगर हम देखें किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर हमारा अपना क्या एक ओपिनियन हो सकता है, या हम कहें जनमत की हम बात करते हैं, ठीक है ना। पब्लिक ओपिनियन किस तरह से सभी का एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग होता है। जिस तरह के उनको इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरह की उनकी थिंकिंग होती है, सोच होती है, उसी के बेस पर हम देखते हैं पब्लिक ओपिनियन या हम कहें जनमत तैयार हो पाता है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं आगे, ये सब हमने बात की कि डेमोक्रेसी में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी का भी हम पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट में जब हम बात करते हैं इसमें अगर हम देखें डेमोक्रेसी के बाद आते हैं मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। मानव व्यवहार का अध्ययन या हम कहें स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो उसमें हम देख सकते हैं कि समस्त जो भी एक्टिविटी की जाती है किसके द्वारा, ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी की जाती है। और इसमें हमें भी देख सकते हैं कि सभी एक्टिविटी जो भी की जाती है, ठीक है ना, डेफिनेटली हम मान सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट में रहकर ही तो हो सकती है, विदाउट स्टेट हम पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। चलिए लेकिन हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटी की जाती है तो उसमें करने वाला कौन होता है, एक मनुष्य होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं होती हैं, और हम ये भी देखते हैं बहुत सारा स्ट्रक्चर जो बना होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना होता है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज़ की हम बात कर सकते हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं। और हम ये भी देखते हैं
हम कह सकते हैं मूल्यों में भी बहुत सारा परिवर्तन होता रहता है, या हम कहें चेंज इन वैल्यूज़ की हम बात करें कि मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। एक जैसे वैल्यूज हमारे नहीं रहते हैं, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस बदलाव होते रहते हैं। लेकिन हमें भी देखते हैं कि ह्यूमन व्यवहार जब बात की जाती है, मानव व्यवहार का अध्ययन, इट मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन हमें देखें कि अगर हम कहें कि पॉलिटिकल थ्योरी में तो हम स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, और उसके साथ में हम कहें कि डेमोक्रेसी के बारे में ही हम जानते हैं या स्टडी कर पाते हैं, गवर्नमेंट के बारे में भी जानते हैं। लेकिन हमें देखते हैं कि धीरे धीरे पॉलिटिकल थ्योरी का जो एक स्कोप की हम बात करते हैं, उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो जा रहा है। लेकिन उसके पीछे हमें देखें, जैसे हम बात करते हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन, तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने नाम आ जाते हैं। जैसे डेविड स्टर्न की हम बात करें, जो स्पेशली ह्यूमन बिहेवियर पर ही बात करते हैं। हेराल्ड लासवेल की हम बात करते हैं। डेविड स्टर्न, हेराल्ड लासवेल, और इसमें हम बात करें आमंड, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं पॉलिटिकल थिंकर हैं जो स्पेशली जो हम कह सकते हैं इंडिविजुअलिज्म, इट मीन्स व्यक्तिवाद, उसको लेकर बात करते हैं और उसकी किस तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो एक्टिविटी कितना कुछ उसमें हम देखते हैं। जो भी वैल्यूज होते हैं उसमें बदलाव होता है, जो पॉलिसीज़ होती है उसमें भी बदलाव होता रहता है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक जैसी स्टेबिलिटी उसमें नहीं होती है, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी जो ह्यूमन की एक्टिविटी है, ठीक है ना, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं, और स्पेशली उसको टारगेट किया गया है, उसको स्पेशली हम देख सकते हैं। डेविड स्टर्न ने भी स्पेशली, ठीक है ना, बात की है। हेराल्ड लासवेल की हम बात कर सकते हैं, और आमंड की हम बात कर सकते हैं। तो सारे जो भी इस तरह के थिंकर हैं वो स्पेशली बात कर रहे हैं कि मानव व्यवहार का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। उन्होंने बहुत सारे इस तरह का स्टडी किया, वर्क किया है, तो उनका भी एक वर्क है। लेकिन हम बात करें नेक्स्ट, हम बात करें पॉलिटिकल पावर। जब हम बात करते हैं, स्टेट की बात की जा रही है, स्टेट के साथ साथ में पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में हमें भी देखते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी को जब हम देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पावर, ठीक है ना, इट मीन्स राजनीतिक शक्ति। और अगर हम कहें कि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य पर हम डिस्कस कर पा रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पावर पर तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम स्टेट पर बात करते रहें और पॉलिटिकल पावर पर हम बात ना करें? जनरली अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें, ठीक है ना, तो हर स्टेट की एक अपनी इच्छा होती है, ठीक है ना, कि जितना हो सके मेरे पास पावर होनी चाहिए, पावर को कैसे एक्सेस करना है, कैसे इसमें वृद्धि करनी है, उसको पावर को कैसे इम्प्रूवमेंट करना है इस पावर में, तो सभी एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन किस तरह की पावर, स्पेशली हम कहते हैं पॉलिटिकल पावर, ठीक है ना, एक राजनीतिक शक्ति के लिए सभी स्टेट एफर्ट्स करते हैं। लेकिन हमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो सभी एफर्ट्स किए जाते हैं, और हमें भी देखते हैं डिप्लोमेसी को फॉलो किया जाता है, साम दाम दंड भेद की नीति, ठीक है ना, और ये सारे एफर्ट्स किए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करें, चलिए ठीक है, इस तरह के एफर्ट्स हम देखते हैं सभी स्टेट में ही पॉसिबल हो पाते हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट अ स्टेट सभी कुछ पॉसिबल हो पाए। लेकिन हम देखें कि सभी पर हम डिस्कस कर पा रहे हैं, जैसे हमने गवर्नमेंट पर बात की, स्टेट पर बात की, या फिर हम कहें यूनिवर्सल वैल्यूज पर भी हमने बात की, तो इन सभी पर हम देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल पावर पर भी हम बात की। लेकिन अब हम बात करें आखिर फेमिनिज्म, या हम कहें स्टडी ऑफ फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, तो उसमें हमें देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे जो बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं, उनका ऐसा नहीं है कि उनका नज़रिया एक सीमित दायरे में है। हम ये भी देखते हैं धीरे धीरे, अभी तक फेमिनिज्म पर हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमें भी देखते हैं कि फेमिनिज्म पर भी डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम ये देखें 50% की पॉपुलेशन, 50% हम मेल की बात करें और 50% उसमें फीमेल, मेल फीमेल अगर हम कहें 50% पर हम स्पेशली फोकस करते आ रहे हैं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करते आ रहे हैं। लेकिन 50% पर अगर हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है, तो उस पर हम ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। लेकिन हमें देख सकते हैं सारे एफर्ट्स तो होने चाहिए भाई। 50% पर अगर हम कहेंगे कि 50% का डेवलपमेंट ही सफिशिएंट है, और ये इशू अगर हम देखते हैं, समस्या जो फेमिनिज्म के साथ में हम देखते हैं या फीमेल के साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर स्टेट की है, एक देश की समस्या है, एक राज्य की समस्या नहीं। हम ये देखते हैं ग्लोबल लेवल पर इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम देख पाते हैं। वीमेन को हमेशा से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और इसके साथ में हम देख सकते हैं हरासमेंट किया जाता है, ठीक है ना, मर्डर तक कर दिए जाते हैं। लेकिन हमें देखिए सारी
इनकी पीछे वजह क्या है, इन सभी समस्याओं का एक रीज़न क्या है। हम देखें सबसे बड़ी एक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था लंबे समय से ऐसी बनी रही है, कैसी, पैट्रियार्की सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मेल डोमिनेंट सोसाइटी, ठीक है ना। मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो भी डिसीजन लेती है वो सभी एक्सेप्ट करते आ रहे थे लंबे समय से, हम देखते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे बहुत सारे कंट्री की हम बात कर सकते हैं, जैसे इंग्लैंड की हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। फेमिनिज्म के फेवर में अगर हम देखते हैं, मैरी वॉस्टनक्रॉफ्ट की हम बात कर सकते हैं, जो स्पेशली फीमेल के सपोर्ट में है, बहुत सारा उन्होंने वर्क भी किया है, बुक भी लिखी है, द विंडिकेशन ऑफ राइट्स की हम बात कर सकते हैं। तो इस तरह का एक एफर्ट्स जो किया जा रहा है फेमिनिज्म थ्योरी पर, हम ये देखते हैं बहुत सारे स्कॉलर हैं या हम कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर हैं जो ये देखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से इसको जोड़ने का एफर्ट्स करते हैं। लेकिन हम सोसाइटी के सिस्टम में, जैसे हमने डिस्कस किया कि पैट्रियार्की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और धीरे धीरे में देखते हैं उसको एजुकेशन के राइट्स नहीं दिए जाते, उसको हम कहीं राइट टू वोट नहीं दिया जाता, ठीक है ना। बहुत सारे डेवलप कंट्री है जो बहुत आगे, बहुत पहले से ही हम कह सकते हैं कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी बना चुके हैं, लेकिन वीमेन को जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। और अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इजीली हम समझ सकते हैं 1950 के बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही सारे राइट्स उसको मिल पाए हैं। अदरवाइज उससे पहले हम देख पाते हैं कि वीमेन का जो एक स्टेटस है, ठीक है ना, वो किस तरह का रहा है, उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हम देख पाते हैं। और उसको हम देखते हैं वीमेन का हरासमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और धीरे धीरे हम डोमेस्टिक वायलेंस हम देखते हैं, घरेलू हिंसा की भी वह शिकार होती है। तो ये सभी कुछ हम देखते हैं। अब धीरे धीरे जब फेमिनिज्म की हम बात करते हैं तो ये सब हमारा एक पॉलिटिकल थ्योरी का एक पार्ट बन जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब हम बात करें नेक्स्ट उपेक्षित वर्ग की, हम बात कर सकते हैं सबाल्टर्न क्लास की। अगर हम बात करें आखिर सबाल्टर्न क्लास को जब हम बात करते हैं तो उसमें हम किस किस को ऐड कर सकते हैं, आखिर सबाल्टर्न कौन है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम देखें बैकवर्ड क्लास की हम बात कर सकते हैं, पिछड़ा वर्ग, और उसमें ओल्ड एज पर्सन की हम बात कर सकते हैं, लेबर क्लास या हैंडीकैप पर्सन, ठीक है ना। इन सभी पर भी हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से एक एफर्ट्स किया जाता है। किस तरह का एफर्ट्स हम देखते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी पॉलिसीज़ को लॉन्च किया जाता है, पॉलिसीज़ के साथ साथ में रिजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं, अदर स्टेट में हम देखते हैं, ठीक है ना। बैकवर्ड जो क्लास है, SC ST कम्युनिटीज, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्री ऐसी भी जहाँ पर SC ST के अलावा भी हम देख सकते हैं जो बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड क्लास है, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है ना। एजुकेशन सिस्टम उनको सही से एजुकेशन के लिए भी कोई इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, एजुकेशन उन्हें नहीं मिल पाती और अपनी लाइफ को भी सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट सभी चाहती है कि इस तरह का एफर्ट्स किया जाए। लेकिन हम देख सकते हैं ओल्ड एज पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं पर उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। गवर्नमेंट इस तरह की पेंशन प्लान, ठीक है ना, वो सारा इम्प्लीमेंट करती है। क्यों करती है? क्योंकि वह चाहती है कि अपनी सोसाइटी या अपने भी जो देश के सिटीजन हैं, ठीक है ना, उन सभी को जो अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएँ, उनमें जो भी सपोर्ट कर पाएँ, जो भी हेल्प हम कर पाएँ, गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती रहती है। लेबर क्लास के लिए भी, ठीक है ना, कुछ इस तरह का एक सिस्टम बनाती है ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएँ। हैंडीकैप पर्सन, ठीक है ना, उनके लिए भी बहुत सारा गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एफर्ट्स करती है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि सबाल्टर्न क्लास के साथ साथ में हमें भी देखते हैं, इनके साथ साथ में और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे डेवलपमेंट को लेकर हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी स्टेट की अगर हम बात करें, सभी चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इट मीन्स विकास होना चाहिए। विकास के लिए प्रयास सभी करते हैं, सभी स्टेट चाहते हैं। लेकिन उसमें हम भी देखते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ में नेशनल बिल्डिंग की हम बात कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। और राष्ट्र निर्माण के साथ साथ में हम पर्यावरण की भी हम बात कर सकते हैं। आखिर पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करें, सभी देश चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट किस तरह का, हम कह सकते हैं डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट क्षेत्रों में होना चाहिए। और उसमें हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और उसमें हम कहें कि हेल्थ में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से एक अच्छे से बनना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए, लेकिन डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ में हम बात कर सकते हैं पीस। डेवलपमेंट भी हो लेकिन पीस के साथ में। जैसे हम देखते हैं जब वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे कंट्री को फ्री किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, 1945 में यूएनओ बन जाता है। और यूएनओ का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इट मीन्स विश्व बंधुत्व क्रिएट करना। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पर तो इस तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो क्या स्टेट नहीं चाहेंगे? स्टेट भी चाहते हैं कि डेवलपमेंट भी और पीस भी बैलेंस में रहे, पीस बना रहे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्र निर्माण, नेशनल बिल्डिंग होना चाहिए। राष्ट्र निर्माण
हम कह सकते हैं सभी स्टेट्स की नीड है और सभी पीपल्स भी चाहते हैं, सभी नागरिक भी चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में होना चाहिए। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है कि आखिर राष्ट्र निर्माण के लिए कोई एज क्राइटेरिया होता है या किसी का पब्लिक सेक्टर में इन्वॉल्व होना ही ज़रूरी है या प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तभी राष्ट्र निर्माण में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर हम देखें नेशनल बिल्डिंग के लिए कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है और इसके लिए ये भी कोई इस तरह की कोई बाउंडेशन भी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर से ही अटैच होंगे तो ही नेशनल बिल्डिंग हो पाएगा, नहीं। हमें भी देख सकते हैं कि इसके लिए एज क्राइटेरिया तो हम पहले ही मना कर चुके हैं, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम देखें जनरली अगर हम देखें उसमें कह सकते हैं जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, बिजली को बचाना है, पानी का हमें सेव करना है, वाटर सेव की हम बात कर सकते हैं। और हम देखते भी इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट के द्वारा एडवर्टाइजमेंट भी किए जाते हैं, विज्ञापन भी इस तरह के हम देखते हैं, ठीक है ना। और कंज्यूमर राइट्स की भी लेकर हम देख सकते हैं कि अगर एक कंज्यूमर भी अवेयर हो जाता है तो उसके जो भी एक रेवेन्यू जो मिल पाता है गवर्नमेंट को, उससे कितना कुछ डेवलपमेंट हो पाता है और उससे राष्ट्र निर्माण भी होता है। हम कह सकते हैं नेशनल बिल्डिंग में भी हम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। अगर हम सिस्टम में जो भी सिस्टम में चल रहा होता है, अगर हम रूल रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करते हैं तो राष्ट्र निर्माण में कहीं ना कहीं पर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर एक एज के वाले ही कर सकते हैं, नहीं। हम जो भी अगर हम कहीं पर भी पब्लिक या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो हम प्रॉपर उसका टिकट भी लेना ज़रूरी होता है। और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसका भी हम, ठीक है ना, उसका भी हम बिल लें। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं पर हम अपना कंट्री का लॉस कर रहे होते हैं। लेकिन ये जानने की आवश्यकता है। चलिए, राष्ट्र निर्माण के लिए तो हमने बताया बहुत सारा कुछ एफर्ट्स कर ही रहे हैं, सभी को करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम कहें इन्वायरमेंट की जो एक समस्या है वो किसी पार्टिकुलर स्टेट की भी नहीं रही है अब, ठीक है ना, एक ग्लोबल हम कह सकते हैं एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। लेकिन उसके लिए हम देख सकते हैं अगर ये समस्या बनी है तो किसने बनाई है, व्यक्ति, ठीक है ना, पीपल्स ने बनाई, जनता ने बनाई है। लेकिन इसका सोल्यूशन भी किसी के पास है, जनता के पास है। कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई मिरेकल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स पर हमने या हम कहें बहुत सारे पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया और इसको हमने स्टार्टिंग से समझा कि किस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी को हम पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम देख सकते हैं, ठीक है ना, सभी पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।